नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं पिछोर में। पिछोर मध्य प्रदेश की एक ऐसी सीट जहां प्रत्याशी तमाम आए, लेकिन 1993 से लगातार एक किले को नहीं भेज सके। वही प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से लगातार जो 6 बार से यहां से विधायक चुने जाया करते हैं। हमारे साथ हैं केपी सिंह कक्काजू, जो यहाँ कक्काजू के नाम से पॉपुलर हैं, और आज वो हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। सर, जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, लगातार 6 बार से एक के बाद एक आप लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, तो जनता के ऊपर इतना बेहतरीन असर आखिर आप डालते कैसे हैं? इसमें कोई बेहतरीन अलग से कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। जो प्राकृतिक ड्यूटी हमारी है, उसको ड्यूटी को ईमानदारी से निर्वाह करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश में कामयाबी कितनी मिली ये तो जनता तय करती है। लेकिन तन मन धन से जो बनता है, एक विधायक की जो ड्यूटी होना चाहिए, वो ड्यूटी को मैं ईमानदारी से निर्वाह करता हूँ। लगातार एक के बाद एक 6 बार आप विधायक चुने गए, लेकिन 2013 का चुनाव आता है, वहाँ 8000 का अंतर रह जाता है, और फिर 2018 का विधानसभा चुनाव आता है मात्र 2600 वोट से। तो अब 2023 के इलेक्शन में आपको नहीं लगता कि प्रीतम सिंह लोधी एक मजबूत कैंडिडेट है और वो लगातार वोटों के अंतर को कम कर रहा है? तो अब जो परिस्थितियां हैं, उनमें कैसी परिस्थितियों को आप देख रहे हैं जनता की? देखिए, 30 साल मुझे हो गए। 30 साल में कभी मार्जिन बढ़ा है, कभी घटा है। पिछले चुनाव का मार्जिन जो कम हुआ है, उसमें मुझे भी ये चिंता है मन में कि आखिरकार ये हुआ क्यों। हम कई ऐसे पोलिंग भी हार गए जो पोलिंग हम कभी नहीं हारते थे। उनका अध्ययन किया, उनको सुधारने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में वो सारे पोलिंग अब ठीक हो जाएंगे। कुछ गलतफहमियां पैदा की गई, कई चीज़ों का अलग अलग प्रभाव था, तमाम हमारी विपक्षी पार्टी के षड्यंत्र वड्यंत्र रहे। कुछ एक पर्टिकुलर समाज से, जिससे हमारा बहुसंख्यक समुदाय है, से चुनाव होता है, वो समाज भी पूरे मनोयोग से अपना चुनाव लड़ता है, और कैंडिडेट कम प्रयास करता है, उससे ज़्यादा वो समाज प्रयास करता है। और उस समाज के जो लोग हमारे पास काम करते हैं, कभी कभी तो ये स्थिति हो जाती है कि वो अकेले खड़े रह जाते हैं, उनका समाज उनसे दूर चला जाता है। और 30 साल का लगातार 20 साल से सरकार का न होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग उम्मीद पालते हैं कि हम उनकी बहुत सारी चीज़ों को करें, लेकिन नहीं कर पाते। कभी कभी सरकार न होने से उसका भी नुकसान उठाना पड़ता है। और पिछले चुनाव में एक बात और हुई थी कि जितने हमारे मतदान केंद्र थे, उन पे जो समर्थक लोग थे, जो जहां हम जीतते हैं, वहाँ बहुत टाइट व्यवस्था थी। और जहां हमारे लोग कमज़ोर हैं, SC के वोटर है, और वहाँ मतदान दूसरे लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ मतदान को प्रभावित करने की कोशिश होगी। और वहाँ कहीं कहीं तो मैंने देखा कि इसका चौकीदार, कहीं होमगार्ड का सिपाही, ऐसे कमज़ोर लोगों की वहाँ व्यवस्था की थी कि जिससे वहाँ बूथ कैप्चरिंग भी एक तरह से हो गई, और हमारे कई जगह लोग वोट भी नहीं डाल पाए। और जहाँ एक पर्टिकुलर समुदाय रहता है, वहाँ की वोटिंग परसेंटेज आप देखोगे तो 90%, 95%, जो कि सोच नहीं सकते इतनी पोलिंग होगा, लेकिन हुआ। उसी कारण से वो लीड का अंतर भी आया। तो अब जो आने वाला चुनाव है, इसमें क्या आपकी ऐसी तैयारियां हैं कि उस वोट बैंक जो 2600 से आप पिछला चुनाव जीते थे, उसकी संख्या ऐसी बढ़े? क्योंकि ये बात दरअसल सवाल इसलिए क्योंकि प्रीतम सिंह लोधी के आने के बाद ये परिस्थितियां यहाँ पर बनी कि एक कोई कैंडिडेट आपको फाइट देता हुआ दिखाई दिया। पिछले 30 वर्षों के अंतराल में आप 6 बार लगातार अभी भी विधायक हैं, और हो सकता है आगे भी रहें। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रीतम सिंह लोधी जो कैंडिडेट है, उनके आने के बाद आपको इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, या पहले से ऐसी परिस्थितियां बन रही थीं? इसमें कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। देखिए, 2 तरह का वोटर है, 3 तरह का। एक तो परंपरागत बीजेपी का जो वोट है, वो तो उनका है ही। एक पर्टिकुलर समाज का यहाँ बहुत में मतदाता है, 2 वोट।
तीसरा, हमसे जो किसी कारण से 30 साल में टुकड़ों टुकड़ों में नाराज होता चला गया, वो वोट। ये 3 तरह का वोट लगातार हुआ जो इकट्ठा हुआ, उससे ऐसा लगने लगा कि किसी कैंडिडेट की वजह से हो रहा है। ये किसी कैंडिडेट की वजह से नहीं हो रहा है, कहीं हमारे द्वारा कुछ गलतियां हो सकती हैं, या लोगों की जो उम्मीद है उस पर हम खरे नहीं उतर पाते हैं, तो उसका भी नुकसान होता है। तो आदमी के पास एक ही ऑप्शन होता है जो हमसे नाराज़ होता है कि दूसरी तरफ चला जाए। तो कैंडिडेट को नहीं देखता, वो ये देखता है कि हमारे खिलाफ जो भी लड़ता है वो जाता है। वो तो कोई भी आएगा, स्वामी लोधी भी आए थे, स्वामी लोधी उस ज़माने में आए थे जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उनको भी परसेंटेज मिला के देखोगे तो जितना परसेंटेज आज है वो लगभग उतना ही उस समय उनको वोट मिला था। संख्या चूंकि बढ़ रही है लगातार मतदाता, तो वो दिखाई देता है कि, लेकिन अंतर पड़ने का ये बहुत बड़ा कारण है कि हमसे जो नाराज लोग हैं, शायद वो नाराजगी बढ़ी है, उस वजह से ये अंतर कम हुआ है। जब हम लोग अभी बाहर बात कर रहे थे लोगों के बीच, आम लोगों के बीच, तो उनका कहना था कि पिछोर विधानसभा में तो हमारी ही सरकार है, केपी सिंह कक्का जो यहाँ से विधायक हैं, तो और मध्य प्रदेश की जो शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार है उससे हम लोग नाराज हैं। तो यहाँ पर लोगों का ये एक ऐसा दिमाग कि हमारी यहाँ की सरकार ठीक है, ऐसा कैसे? क्योंकि जब लोगों से बात करें तो वो कहते हैं हमारी पिछोर की सरकार बहुत ठीक है, हमारी केपी सिंह कक्का जी बहुत ठीक है। तो यहाँ की लोगों की एक अजीब तरीके की भाषा सुनाई देती है, ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए कि मैं लगातार यहाँ रहता हूँ, एक तो मैं, और मैं अनुपस्थिति मेरी कम होती है, तो उस कारण से लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार अपनी है, जबकि हकीकत तो ये नहीं। जो सरकार न होने का नुकसान होता है वो तो हमारा होता ही है, लेकिन हमारे लोगों के मन में एक भाव रहता है कि यहाँ तो हमारी ही सरकार है, लेकिन यथार्थ तो नहीं है। ये तो वो उनका सोच है, उन्हें ऐसा लगता है कि अपनी सरकार है, लेकिन उन परिस्थितियों से मैं जूझता हूँ, क्योंकि उनका सामना नहीं होता, उनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा नहीं होती कि वो परेशान हो जाएं। मैं उनसे कैसे जूझता हूँ, कैसे उनसे लोगों को निकालता हूँ, ये मैं ही समझ सकता हूँ। लेकिन उनको कभी वास्ता नहीं पड़ता, परेशानी नहीं आती, इसलिए वो मानते हैं कि हमारी सरकार है, जबकि हकीकत तो मध्य प्रदेश में 20 साल के अगर कार्यकाल को देखा जाए भाजपा की ही सरकार है। अब चूंकि चुनाव आने वाला है, बुंदेलखंड के एरिया में आपकी एक खास पकड़ मानी जाती है, चाहे वो किसी भी वर्ग का वोट बैंक हो, आपकी एक पकड़ मानी जाती है कि अगर केपी सिंह जी आएंगे तो निश्चित रूप से कुछ वोट बैंक का हमें फ़ायदा मिलेगा। तो मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड बेल्ट में आपका कहीं जाने का, जहां कांग्रेस पार्टी आपको जिम्मेदारी देगी वहां जाने का विचार है? पार्टी जहाँ तय करेगी वो तो वहाँ जाना ही पड़ेगा, उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। जहाँ जहाँ भी भेजा था, 3 जिलों में भी भेजा था, गुना, बिदसा और अशोकनगर, तो वहाँ गए थे, और जो कुछ वहाँ काम हमें दिया गया था वो हमने काम किया। भविष्य में भी जो पार्टी काम देगी उसके लिए जाना स्वाभाविक है। एक और कक्का जो सवाल जब आता है कि पिछली बार जब मध्य प्रदेश में सरकार बनती है कमलनाथ जी की, उसमें आपको मंत्री नहीं चुना जाता है, और उसका कारण दरअसल जब लोगों से बात करते हैं, आम लोगों से बात करते हैं, तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक कारण बताते हैं कि उनकी वजह से उनको मंत्री नहीं चुना गया था। तो इस बात में कितनी सत्यता है? चूँकि लोग तरीके से बातें करते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वास्तविकता क्या थी। अब ये मैटर अभी चर्चा करने का विषय इसलिए नहीं है कि ये 5 साल गुजर गए, अब गुजरे हुए ज़माने का जिक्र क्या करें, जो कुछ गुजर गया अच्छा गुजर गया। तो अब की बार भोपाल में जो सरकार बनेगी, तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लाकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी? उम्मीद तो कर रहे हैं कि बहुमत कांग्रेस को मिलेगा। अब एग्जैक्ट आइडिया तो मैं नहीं बता सकता, 10-20 में अंतर करके 160 से 80 या 50। मैं चूंकि मध्य प्रदेश के सारा भ्रमण नहीं करता हूँ, मेरा अपना कार्यक्षेत्र पिछोर है, और इन 5 सालों में तो मैं पिछोर के बाहर भी बहुत कम गया हूँ। ग्वालियर अपना घर है तो वहाँ जाता हूँ, शिवपुरी हमारा जिला है तो कभी कभी वहाँ चला जाता हूँ। बस अंतिम सवाल सर, 1993 के दरमियान जब आप पहली बार विधानसभा पहुँचते हैं, तो उस दरमियान आपका क्या पूरा आकलन रहा जिसके बाद आप विधानसभा का चुनाव लड़े? क्या ऐसी सोच रही कि उसके बाद लगातार तब से आज तक आपको कोई हरा ही नहीं पाया? ये पूरा माजरा क्या है 1993 से अब तक? देखिए, 10 साल हमें दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, और मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें पूरी तरह खुल के काम करने का वक्त मिला, और जो पिछोर क्षेत्र के हालत 93 के पहले थे उसमें बहुत सारे हालात हम सुधार पाए, चाहे विकास की बात हो, चाहे सामाजिक संतुलन की बात हो। तो लोगों को जब भरोसा
मिल गया और जो पीड़ित लोग थे उनको हम मदद कर पाए, उनको संबल बने, तो स्वाभाविक रूप से लोग मतदाता हमसे जुड़ गया। और वो लगातार 10 साल सरकार में सेवा की, उसके जो मतदाता जुड़ा, तो वही मतदाता आज तक हमारा साथ दे रहा है। और जो कुछ बनता है, न सरकार रहते हुए भी मेरी ईमानदारी से कोशिश होती है कि उस मतदाता को संकट से निजात मिले और क्षेत्र के विकास में थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। कौन सी योजना में हम फिट हो रहे हैं, कहाँ फिट होंगे, केंद्र सरकार में फिट होंगे या मध्य प्रदेश सरकार की, ये ऐसे भले ही भाजपा की सरकार रही, लेकिन ये और नदी परियोजना का जो डैम बना है अभी लगभग पूरा होने को है, उस नहर का पानी पूरे के पूरे इलाके को मिलेगा। पिछोर क्षेत्र की एकमात्र योजना है जिससे सारे किसानों को, खेतों को पानी पहुंच जाएगा। उस योजना को हम क्रियान्वयन कराने में हमने जो भाजपा में बैठे हुए लोग हैं, हमारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका भी उसमें हमने सहयोग लिया। इसी तरह से अन्य और भी विकास के जो काम हैं उसमें जो हमारे पुराने साथी हैं जो भाजपा में, वो भी कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो मदद करते हैं। और एक दूसरे की सरकार कोई भी आए हो जाए, पब्लिक का काम तो हमें करना ही करना है। तो अपने संबंधों के आधार पर, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे अपने योजनाओं में कैसे पिछड़े क्षेत्र को प्रायोरिटी दिलाई जाए, ये कुछ हमारा भाग्य अच्छा रहा ऐसा मान लो, तो लगभग वो सारे काम होते रहे जिनकी हमें ज़रूरत थी। अब चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में पहुंच चुके हैं और इसी क्षेत्र में उनका एक समय दबदबा बोला करता था, तो आपको नहीं लगता कि आज कुछ ऐसी परिस्थितियां बने कि उनका जो वोट बैंक है उसका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो? ये स्वाभाविक है, जब कोई नेता जाता है तो उसके समर्थक और उसके पसंद करने वाला जो मतदाता है वो उस पार्टी के साथ जाता है। अब यही प्रश्न हमारे सामने है कि उनके साथ जो लोग चले गए या जो मतदाता का आकर्षण भाजपा की तरफ हुआ, उसकी भरपाई कहाँ से करें। और इसी के लिए मैं पिछले 1-2 महीने से लगातार समझ रहा हूँ कि उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे, क्योंकि लोग जाते रहें और नए लोग आए नहीं तो फिर चुनाव में तो खतरा उत्पन्न होता ही है। तो उसी की भरपाई में कोशिश कर रहा हूँ कि उनके जाने के बाद जो नुकसान हुआ है हमारा, उसकी भरपाई किसी न किसी रूप में कहाँ से हम कर सकते हैं, उसका प्रयास जारी है। बस अंतिम सवाल सर, जो आने वाला चुनाव है इसमें आपको क्या लगता है अपने दिल से कि कितने मतों से आप विजयी होंगे? देखिए, अभी तो मैं लोगों की भावना और मनसा को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा उस समय किस तरह का माहौल बनेगा, किस तरह का ध्रुवीकरण बनेगा। जो भी चुनाव लड़ता है सोचता तो यही है कि वो जीतेगा, लेकिन मैं यथार्थ में जीता हूँ। अभी हमारी ड्यूटी थी वो कर रहा था, मैंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि चुनाव में क्या होगा। अब चुनाव पे ध्यान दे रहे हैं, सेवा के बाद जो वातावरण है, क्योंकि इसमें तमाम तरह के षड्यंत्र होते हैं। एक आध षड्यंत्र सुनाऊँ आपको क्या? अभी एक षड्यंत्र हुआ, हमारे एक मोहार गांव पड़ता है, उसी सवाल पे मैं आने वाला। तो मोहार गांव पड़ता है, मैं एक हमारे ढीमर समाज का एक 6 महीने का बच्चा था, वो एक महिला पास के गांव की जयपुर में रहती थी, वो चुरा के ले गई। मैं भोपाल में था, भोपाल से लौट के आया तो उस परिवार के घर जा रहा था कि वो बच्चा मिल गया था, पुलिस लेके उसको आ रही थी। मैं उसी मनपुरा गाँव में जा रहा था। लौट के जब जा ही रहा था तब मुझे पता लगा कि बम्बेरा गांव है मोहार के पास में, वहाँ आदिवासियों ने जाम लगा दिया है। मैंने पता किया तो बताया कि वो तो सब लोग, कुछ लोग शराब पिए हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, वो जाम खोलने को तैयार नहीं। तो मैं तो जहाँ जाना था वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद लौट के आया तो मुझे सारी चीज़ें, जाम भी खुल गया, सब चीज़ें हो गई, मैं अपने गाँव चला गया। उस आदिवासी का पहले दिन भी फ़ोन आया जब उसने रिपोर्ट लिखाई थी, दूसरे दिन भी आया और तीसरे दिन सवेरे भी आया जिस दिन जाम था, सावन का दिन था। लेकिन मैं चूँकि यहीं था तो मुझे कहीं से मन में शंका भी पैदा हुई कि ऐसा तो नहीं है, आदिवासी का बच्चा कोई किडनैप क्यों करेगा? दुश्मनी होगा, बड़ा बच्चा होता तो उसका लड़ाई झगड़े में मारपीट होती या मर्डर कर देते। लेकिन जिन हरिजनों से विवाद था वो भी हमारे समर्थक और जो आदिवासी थे वो भी हमारे समर्थक। तो उसमें जो षड्यंत्र का खुलासा हुआ कि हमारे ही अपोजिशन वाले कुछ लोगों ने, जो उसी समाज से उस गांव में रहते हैं, उनके माध्यम से उस बच्चे को छुपा दिया किसी दूसरे उसके बच्चे की मौसी के यहाँ, और यहाँ ये एक तमाशा खड़ा किया कि हरिजनों ने अपहरण कर लिया। हरिजन बेचारे डर के मारे घरों में ताला लगा के वहाँ से भाग गए।
बाद में जब ये कहीं से किसी सोर्सों से मैंने ही जो जानकारी कर सकते थे वो किया, तो पता लगा कि वो आदिवासी का बच्चा उसी आदिवासी परिवार ने अपनी मौसी के यहाँ पहुँचा दिया था। फिर वो बच्चा जब मिल गया तो जो सज्जन उसमें थे इन्वॉल्व सीधे सीधे, उनका भी नाम भी सामने आया, तो वो भी सामने आए। और वो जिस समाज से आते हैं वो हमारे जो अपोजिशन में लोग चुनाव लड़ते हैं उनके ही समाज से हैं और उनके ही सपोर्टर हैं। तो फिर अब चूंकि प्रशासन इस समय मुख्यमंत्री जी के दबाव में है या शासन के दबाव में है, तो वो सही बात नहीं अभी बोल पा रहे हैं। हकीकत ये है कि साड़ा संयंत्र किसी के कहने पर, मैं नाम किसी का लेता नहीं क्योंकि मेरे पास कोई इस तरह के प्रमाण नहीं है, वो तो व्यक्ति जो उसके साथ था वो बता देगा, आदिवासी भी बता देगा। लेकिन अभी चूंकि ताज़ी ताज़ी घटना है, तो इस तरह के षड्यंत्र जो यहाँ हो रहे हैं, ये शुद्ध रूप से ये है कि वैसे चुनाव जीत नहीं सकते, ये तय है। लेकिन जो हमारा समर्थक वर्ग है उसको कैसे फंसाया जाए, एक पक्ष कैसे हमारे साथ हो, कई तरह के इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, होंगे, आगे भी होंगे और लगातार उनका सामना हमें करना पड़ा। लेकिन ऊपर वाला हमारा साथ है, तो षड्यंत्र वो कितने भी करते रहें, कामयाबी षड्यंत्रों में उनको नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ केपी सिंह जी, विधायक हैं मध्य प्रदेश की पिछोर विधानसभा से और बीते 30 वर्षों से लगातार इस विधानसभा सीट पर एक छत्र चुन करके आ रहे हैं। अब आने वाला चुनाव है और 1-2 महीने के अंतराल में वोट पड़ेंगे और तब पता चलेगा कि आखिर जनता किसको चुनती है, क्योंकि ये चुनाव जो 2013 में हुआ, 2018 में हुआ, अंतर लगातार कम हुआ, लेकिन ये कुर्सी नहीं हिली और ना ही कोई इस कुर्सी को पिछले 30 सालों से हिला सका। अब आने वाले चुनाव का रिजल्ट ये बताएगा समीकरण किस तरह